उनकी टोनैलिटी कैसी है? हाँ तो भाइयों और बहनों, आज आप इस सत्संग में आए हैं और आज हम जानेंगे कि ईश्वर कहाँ है। इंसान सबसे बड़ी गलती जो करता है वो ये करता है कि वो ईश्वर को बाहर खोज रहा है, जबकि ईश्वर तो आपके अंदर है। बस अंदर झांकिए और आप देखेंगे कि ईश्वर आपके अंदर मुस्कुरा रहे होंगे। Could you sense tonality? ये मोटिवेशनल स्पीकर बोलेगा तो कैसे बोलेगा? दोस्तों, अगर ईश्वर को जानना है तो अपने अंदर झांकें, बाहर ना देखें। जब अंदर झांकेंगे तो ही ईश्वर मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर की टोनैलिटी ये रहेगी, समझे? कई बार जब हम किसी थेरेपी में हिप्नोसिस का यूज करते हैं तो हिप्नोसिस में आपको जो टोन है वो बहुत ही स्मूथ टोन रखनी होती है। सो टोनैलिटी का बहुत बड़ा यूज है आपके कम्युनिकेशन में। क्लियर है सभी को? आया समझ में? गुड। दिस इज अबाउट टोनैलिटी। शब्द तो अब आप जानते ही हैं, वर्ड सिर्फ 7% है। ये तो रहा फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट इज कम्युनिकेशन विथ द वर्ल्ड। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अब सेकंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे आ जाता हूं मैं। कम्युनिकेशन विथ योरसेल्फ, ये मोस्ट इग्नोर्ड कम्युनिकेशन, जिसपे ना तो लोग बात करते हैं, ना आपके टीचर्स ने बात करी है, ना किसी करिकुलम पे बात करी जाती है। योर कम्युनिकेशन विथ योरसेल्फ। आप पता है 4 साल की उम्र में अपने आप से बात करना, लगभग 4 साल की उम्र से आप अपने आप से बात करना शुरू करते हैं एंड यू विल कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ टिल द लास्ट ब्रेथ यू विल हैव ऑन दिस प्लेनेट। लेकिन दुख की बात है, सी द आयरनी दैट from the age of 4 till you die, you will always communicate with yourself. You will always talk to yourself. There is always an inner voice which you are listening every day, and nobody ever taught you how to do this self-talk, how to communicate with yourself. लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे डाइनिंग टेबल पे फोर्क पकड़ना है, स्पून पकड़नी है, ये एटिकेट्स तो सिखाते हैं, लेकिन इतने दुख की बात, इट इज सो सैडनिंग दैट नोबडी इज एवर टीचिंग अस हाउ टू टॉक टू योरसेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस? दैट हमें किसी ने बताया ही नहीं कि जब हम अपने आप से कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। और मैं आपको एक डीप सीक्रेट बता दूं, और डीप सीक्रेट ये है कि इफ यू डोंट प्रोग्राम, इफ यू डोंट ट्रेन योर सेल्फ टॉक, आप अगर अपनी सेल्फ टॉक को ट्रेन नहीं करेंगे, आप अगर अपने इंटरनल डायलॉग को ट्रेन नहीं करेंगे, तो इसका जो नेचुरल प्रोग्राम है वो नेचुरल प्रोग्राम नेगेटिविटी बायस्ड है। यानी कि आपकी सेल्फ टॉक को अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे तो वो नेचुरली डिस्करेजिंग और नेगेटिव चीजें करने लगेगा। इन्हें बोला जाता है एंट्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव टॉक्स, ANT एंट। और यही कारण है कि हम एक दिन के अंदर बहुत सारा सेल्फ टॉक करते हैं, 60,000 से ज्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें से 80% थॉट्स जो होती हैं वो एंट्स होती हैं, यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव टॉक्स होती हैं। आई एम नॉट इनफ, आई एम अगली, ही इज बेटर देन मी, ही इज रिचर देन मी, उसको फेसबुक पे ज्यादा लाइक आते हैं, उसको ज्यादा शेयर मिलता है, उसको ज्यादा अटेंशन मिलती है, उसकी तो किस्मत ही बहुत बढ़िया है, मेरी नहीं है, ऑफिस में मेरे पॉलिटिक्स बहुत है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। ये सब क्या है?
most of the time people are having discouraging self-talk with themselves. So the second level of communication is communication with yourself, and if you don't program it, it is naturally programmed for negativity. आप सोच सकता है कि सोचें कि क्यों मदर नेचर से ऐसी गलती कैसे हो गई कि जब नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी हेल्थ के लिए बुरी है, तो फिर मदर नेचर ने ऐसा क्यों किया कि हमें नेचुरल प्रोग्राम नेगेटिविटी का क्यों रखा? आपने नोटिस किया है? नेगेटिव अपने आप आता है, पॉजिटिव के लिए मेहनत करना पड़ता है। हम सब प्लान करते हैं हैप्पी रहने के लिए, मगर सैडनेस अपने आप आती है। हम प्लान करते हैं डिलाइटफुलनेस के लिए, लेकिन डिप्रेशन अपने आप आता है। हम प्लान करते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन बीमारी अपने आप आती है। हम प्लान करते हैं पीस के लिए, गुस्सा अपने आप आता है। हम प्लान करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, नेगेटिव थिंकिंग अपने आप आती है। कभी कोई किताब पढ़ी है, 7 ways to instantly get into depression, 4 ways to think negatively, 5 ways to increase your anger? है कोई ऐसी किताब? क्योंकि ये तो हमें नेचुरली आता है। 7 effective ways to distract your mind. कंसंट्रेशन में मेहनत लगती है, डिस्ट्रैक्शन अपने आप होता है। डिलाइटफुलनेस में मेहनत लगती है, डिप्रेशन अपने आप होता है। हेल्दी रहने में मेहनत लगती है, बीमारी अपने आप आती है। पीसफुल रहने में मेहनत लगती है, गुस्सा अपने आप आता है। योर brain is naturally programmed for negative emotions. If you don't train, it will naturally produce negative emotion. कहते हैं ना, if you don't grow flowers, weeds will grow automatically. फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए मेहनत चाहिए, वीड्स अपने आप ग्रो हो जाती हैं। यस, एंड में मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में याद दिलाइएगा, मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि क्यों ऐसा है। लेकिन फिलहाल के लिए सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आप समझें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ एंड द मोस्ट इग्नोर्ड डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। एंड एनएलपी कहती है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर योर इनर वॉइस, टू मास्टर हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ, बिकॉज इसी कम्युनिकेशन से आप फेलियर के पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। इसी कम्युनिकेशन से आप बीमारी के पैटर्न्स, इलनेस के पैटर्न, जैसे से आगे बढ़ेंगे आपको और पता चलेगा इलनेस के पैटर्न यहीं से आ रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट अ वॉइस इन योर हेड। आपका जितना भी नेगेटिव बिलीफ पड़ा है, सारा का सारा नेगेटिव बिलीफ ऑडियो में पड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं, मैं कई सेलेब से मिला हूं और कई एक्सपर्ट्स और मल्टी मिलियनेयर से मिला हूं, और मेरी इस रिसर्च में मैंने ये देखा है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में पता है, सबसे बड़ा डिफरेंस है देयर इनर डायलॉग, द वे दे टॉक टू देमसेल्व्स। एक विराट कोहली जिस तरीके से अपने आप से बात करता है, उस तरीके से एक नॉर्मल इंसान बात नहीं करता। नॉर्मल इंसान क्या बात कर रहा है? व्हाई दिस ऑलवेज हैपन टू मी, व्हाई आई एम अ फेलियर, विल आई बी एबल टू डू इट। लेकिन जो चैंपियन है, जो विनर है, उसका इंटरनल डायलॉग बहुत नेक्स्ट लेवल का है। तो the biggest difference between winner and average, extraordinary and ordinary people is that they have extraordinary powerful inner dialogue. अपने आप से वो बहुत powerful inner dialogue करते हैं। क्लियर? और now let's come to the third level of communication. और ये कम्युनिकेशन रेगुलर एनएलपी में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत इसको एक्सपीरियंस किया है कि दैट दिस कम्युनिकेशन इज आल्सो हैपनिंग। और अब जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ रही है, पहले ये फिलोसफी लगती थी, पहले ये स्पिरिचुअलिटी का नियम लगता था, लेकिन अब ये बहुत साइंटिफिक हो चुका है, एंड दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। हम वर्ल्ड मतलब लोगों से तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप खुद से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट यू आर कम्युनिकेटिंग विद द हायर इंटेलिजेंस एज वेल। देखिए, हम नहीं जानते भगवान कौन है, अल्लाह कौन है, क्रिश्चियन कौन है, या फिर क्राइस्ट कौन है, मुझे ये सब तो नहीं पता, मगर मुझे एक बात पता है कि वी आर पार्ट ऑफ अ हायर इंटेलिजेंस। हम एक बड़ी रचना का, एक बड़ी इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि हमने ग्रेविटी नहीं बनाई है, हमने सोलर सिस्टम नहीं बनाया है, हम इस यूनिवर्स को इंटैक्ट नहीं रख रहे हैं, हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर रहे हैं। ये यूनिवर्स में कुछ लॉज हैं जो अपने आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब हमसे बड़ी इंटेलिजेंस है, ये क्लियरली विजिबल है। उसे नाम आपको जो देना है दे दें।
मेरा अनुभव और मेरे क्लाइंट्स के अनुभव से और इतने सारे वर्कशॉप्स मैंने लिए हैं, उन सब के अनुभव से बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया। और अब तो धीरे धीरे यूनिटी कॉन्शियसनेस और जो एडवांसमेंट आ रहे हैं वहां पे और चीजें डिलीट और ज्यादा चीजें डिस्कवर हो रही हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना मान लें कि वी आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स एज वेल, एंड दिस इज नॉट जस्ट एन स्पिरिचुअल लॉ नाउ। अब ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल लॉ नहीं रह गया। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। आप सब ये तो जानते होंगे दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। ये तो आप सभी को पता होगा, एवरीथिंग इज एनर्जी। चाहे साइंस के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, ये तो सभी को पता है अब तो कि हर चीज क्या है, एनर्जी है, क्योंकि हर चीज एटम से बनी है और एटम तो वाइब्रेट होते हैं, तो एनर्जी है हर जगह पे। तो आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, wherever there is energy there is vibrations। जहां पे भी एनर्जी है वहां पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस है। इसी वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। where there is energy there is vibration, where there is vibration there is frequency। और अब इसे ऑब्जर्व कीजिएगा, where there is energy there is vibration, where there is vibration there is frequency, and where there is frequency there is communication। जहां पे भी फ्रीक्वेंसी है वहां पे सिग्नल है, कम्युनिकेशन है। इट मीन्स आपकी बॉडी में एनर्जी है, इसका मतलब वाइब्रेशन है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब यू आर कम्युनिकेटिंग। सो हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग? यूनिवर्स से आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज से नहीं होता, भाषा से नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज से नहीं होता। ये किससे होता है? ये होता है आपकी फ्रीक्वेंसी से, आपकी एनर्जी से और आपके वाइब्रेशन से। तो जब आप एंग्री हैं, व्हेन यू आर एंग्री, आप किस फ्रीक्वेंसी में है? एंगर की फ्रीक्वेंसी में है। डॉक्टर रिचर्ड हॉकिंस ने ये क्लियरली ग्राफ तक दिया है, स्पेक्ट्रम दिया है कि जब आप एंग्री हैं तो आपका क्या फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं वो चार्ट आपको बता दूंगा। कॉन्शियसनेस स्पेक्ट्रम इसे बोला जाता है कि हर एक शेम, गिल्ट, ग्रीफ, एंगर, फियर, लव, काइंडनेस, जॉय, पीस, इन सब का फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप एंगर में वाइब्रेट कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हैं? यू आर गिविंग अ सिग्नल दैट यू आर, ध्यान से समझिएगा इसको, आपका कम्युनिकेशन क्या है? दैट यू आर द रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर। इफ यू आर एंग्री ऑलवेज, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर, डिलीवर मोर एंगर टू मी। इस वजह से आप देखेंगे आपके आसपास जो गुस्से लोग हैं उन्हें दिन में बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो बार बार गुस्सा करते हैं। और यूनिवर्स कभी भी डायरेक्टली एंगर डिलीवर नहीं करेगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है कई लोग जो मार्केट में चला दिए हैं कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसको थोड़ा डीपली समझे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकेंडरी लॉ है, मेन लॉ है लॉ ऑफ कम्युनिकेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल लॉ यहां से आता है। देखिए, जब आप एंग्री हैं, यू आर रिलीजिंग ए फ्रीक्वेंसी, यू आर ब्रॉडकास्टिंग ए फ्रीक्वेंसी। आपका जो थॉट है उसका नेचर इलेक्ट्रिक है, आपका जो फीलिंग है उसका नेचर मैग्नेटिक है। फीलिंग्स आर मैग्नेटिक इन नेचर एंड थॉट्स आर इलेक्ट्रिक इन नेचर। सो व्हेन योर थॉट्स आर कंबाइंड विद फीलिंग्स, जब तक थॉट फीलिंग से कंबाइंड नहीं है, ऐसे थॉट आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नहीं होता है। When a thought is combined with a feeling, यानी कि when electric nature is combined with the magnetic nature, then you broadcast your signal। तब आप अपना सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना शुरू करते हैं। और यूनिवर्स कैसे डिलीवर करेगी? इन टर्म्स ऑफ पीपल, इवेंट, सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पीपल, इवेंट, सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप काइंडनेस और कंपैशन में वाइब्रेट करते हैं तो आपको बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां आप अपनी काइंडनेस को एक्सप्रेस कर पाए। आप अगर बहुत ज्यादा जेलिसी की वाइब्रेशन में हैं तो आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस आएगी जहां पे जेलिसी एक्टिवेट होगी आपके अंदर। क्लियर? अभी देखिए, राइट नाउ आपके रूम के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स और फ्रीक्वेंसीज पड़े हैं। यस, जस्ट वेव योर हैंड लाइक दिस इफ यू एग्री टू दिस। बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज अभी हैं आपके रूम के अंदर।
पता कैसे चलेगा? अगर अभी आप अपना टीवी ऑन कर दें और टीवी में सपोज दूरदर्शन चला दें और एक दुख भरा सीरियल वहां पे चल रहा है, तो वो सीरियल आपके रूम में था लेकिन आपकी रियलिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी ऑन करी, जैसे ही आपने चैनल लगाया, सडनली वो दुख भरा सीरियल अब लगने लगेगा, बिकॉज नाउ यू आर ट्यून्ड टू दैट फ्रीक्वेंसी। और आपने स्क्रीन पे वो देखा और आपको पसंद नहीं आया, तो आपने ये डिसीजन ले लिया कि ओके, ये मुझे चैनल पसंद नहीं आ रहा, लेट मी चेंज द फ्रीक्वेंसी। आप क्या करते हैं? बटन दबाते हैं रिमोट पे और अब एमटीवी में बादशाह के डिस्को के गाने सुनने लगे आप। मजे की बात पता क्या है? मजे की बात यह है कि जब आप बादशाह के गाने एमटीवी पे सुन रहे हैं, तब भी दूरदर्शन का दुख भरी सीरियल के सिग्नल आप भी मौजूद हैं आपके रूम के अंदर, लेकिन आप उनको नहीं फील कर पा रहे हैं क्योंकि आप ट्यून्ड नहीं है, आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हैं। सेम थिंग हैपेंस विथ योर लाइफ एज वेल। देखिए, मैं अपनी रिसर्च के दौरान कुछ हिमालयन योगीज से भी मिला हूं और कई बुद्धिस्ट मॉन्क से भी मिला हूं, एंड I have seen this thing practically that when you are vibrating at a different frequency, जब आप एक different frequency पे वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके जीवन में अलग लोग आने लगते हैं, अलग अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, हमेशा ये चेंज आप शिफ्ट महसूस करेंगे। That's why I always say that gratitude is the key to abundance. अब आपको समझ में आया why gratitude is the key to abundance? Because when you are vibrating in gratitude, what signal you are releasing? You are releasing a signal that I am the receiving center of this thing. So if you are grateful about your relationship, you will get more love. और एक चीज बता दूं, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं तो ग्रेटफुल हूं, लेकिन मैं जिनसे प्यार करता हूं वो तो मुझे वापस प्यार ही नहीं करते। तो इस डीप सीक्रेट को आप समझिएगा। यूनिवर्स में हमेशा लॉ ऑफ बैलेंस्ड कंपनसेशन चलता है। लॉ ऑफ बैलेंस्ड कंपनसेशन, जो आपने दिया है उतना आपको मिलेगा जरूर। तो कई लोग कहते हैं सर मैं तो इस इंसान को बहुत प्यार करता हूं लेकिन इसने मुझे कभी नहीं किया। आपका प्रॉब्लम यह है, अगर आपने प्यार दिया है तो आपको उतना प्यार मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसी इंसान से मिले जिसको आपने दिया है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसी इंसान से चाहते हैं जिसको हमने दिया है। यूनिवर्स इस तरीके से ट्रांजैक्ट नहीं करती है। जरूरी नहीं है कि उसी, हो सकता है आपके पपी से आपको मिल जाएगा, आपके डॉग से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपने इस यूनिवर्स में भेजा है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें ओवरऑल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज न्यूट्रल। इस यूनिवर्स का ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। क्लियर? सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम क्या बात कर रहे हैं? हम एनएलपी की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या सीख लिया कि आपकी करंट स्टेट होती है, डिजायर्ड स्टेट होती है। करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे जाने के लिए आपकी 5 लाइव्स हैं। एनएलपी एक्ट एज अ ब्रिज, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी इनर लाइफ, बिजनेस एंड करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एनएलपी इज द साइंटिफिक टूल। Neuro means 80 billion neurons, 60 trillion cells. 60 trillion cells go and take action. 80 billion neurons create action potential so that these 60 trillion cells can move. We have neural resistance, dreamer, critic and realist. Because of that, हम वो पैशन कई बार महसूस नहीं करते। एनएलपी में एल का मतलब है लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक का मतलब कम्युनिकेशन। 3 levels of communication are there. These are the 3 levels of communication. Communication with the world depends on words, voice and body language, and communication with self. Mostly the nature is negative and discouraging, and communication with the universe. These are the 3 levels of communication. And now let's jump. Energy, vibration, frequency and communication. Einstein said everything is energy and that is all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. और रिचर्ड हॉकिंस का ग्राफ भी बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप या फोटो खींच लें इसकी, क्योंकि इसका नोट नहीं बना पाएंगे आप, तो रखें अपने पास में ताकि देखें कि आप लोअर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं, हायर वाइब्रेशंस में हैं आप। तो देखिए, शेम 20, गिल्ट 30, एपैथी 50, ग्रीफ 75, these are the lower vibrations
और इन लोअर वाइब्रेशंस में आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज और लोग इवेंट होने के बावजूद भी आपकी नजर में नहीं आते हैं, लेकिन हायर रीजन्स में आप एक्सपेंडेड अवेयरनेस में रहते हैं। इस वजह से आप ज्यादा एनर्जीज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया, कई बार आप जब कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपने कोई डिसीजन लिया है कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो जब आप बाहर जाते हैं तो हर दूसरी तीसरी कार वही नजर आने लगती है सडनली जो आप खरीदने वाले हैं। तो क्या आपके डिसीजन से सेल थोड़ी बढ़ गई? ये कारें पहले भी थी लेकिन आपके फोकस में नहीं आती थी। इस सिस्टम को कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। दिस इज कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। आपका ब्रेन एनवायरमेंट से 15 मिलियन बिट्स पर सेकंड ले रहा है, जो स्ट्रीम होता है आपके एनवायरनमेंट से, आपके सेंसेस के थ्रू, आपकी आईज, आपके टेस्ट, आपके ईयर्स, स्मेल, इन सब के थ्रू 15 मिलियन बिट्स पर सेकंड आप स्ट्रीम करते हो। एनवायरनमेंट से स्ट्रीम होकर आपके सिस्टम में जाता है। ये जो 15 मिलियन बिट्स स्ट्रीम हो रहा है, इसमें से सिर्फ एक छोटा सा चंक, लगभग 0.01%, इतना ही चंक आप एक्चुअली अपनी कॉन्शियस प्रोसेसिंग में लाते हो। बाकी सब अनकॉन्शियस रहता है, बाकी सब आप डिलीट करते हैं। अनकॉन्शियस सब रिकॉर्ड करता है लेकिन कॉन्शियस में वो नहीं आता है। तो पहले क्योंकि वो कार इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके लिए, तो वो आपकी अवेयरनेस में तो आती थी उन 15 मिलियन बिट्स में से, लेकिन वो चंक वो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उस चंक को वो डिलीट कर देता है। तो समझिए आप, अगर ये इतना इंफॉर्मेशन आपके शरीर पे पड़ रहा है, दिस इज 15 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, MBPS। अब इतने में से आपकी अवेयरनेस में, आपके फोकस में सिर्फ इतना सा पीस आएगा, दैट्स इट। तो जैसे ही जो चीज आपके इंटरनल फोकस में इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो पहले कार यहाँ पे थी लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट बनी अब वो आपके फोकस में आने लगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ड्रीम को अचीव करने के लिए whatever you want is actually right now is present inside you as a resource, मगर वो रिसोर्स डोरमेंट पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनल फोकस में आप जो चाहते हैं वो नहीं, जो नहीं चाहते वो चीजें आपके इंटरनल फोकस में ज्यादा है। आपके इंटरनल फोकस में आपके बिल, आपकी कंप्लेन, आपके ब्लेम, आपके कंपैरिजन, आपकी नेगेटिव स्टोरीज, डिस्करेजमेंट, जिंदगी से जो आपकी शिकायतें हैं, ये सब आपके इंटरनल फोकस में है। दैट्स व्हाई आपके एक्सटर्नल फोकस में भी वही चीजें आ रही हैं। जैसे ही चीजों को आप अपने इंटरनल फोकस में चेंज करेंगे, एक्सटर्नल फोकस में भी चीजें चेंज होगी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। क्लियर दोस्तों? और अब आगे आ जाएं। P, NLP में P का मतलब है प्रोग्रामिंग। NLP, P का मतलब प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम जैसा कि कंप्यूटर से लिया गया शब्द है। मुझे एक चीज बताएं, अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस डला हुआ ना हो तो क्या आप एक्सेल शीट बना सकते हैं? जिस चीज का सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर में नहीं है, उस चीज पे आप काम कैसे करेंगे? भले कितना ही कीबोर्ड लगा लें आप, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम अमीर बनना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन वो पैटर्न तो लिए ही नहीं है हमने। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सवालों के जवाब आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप रिलेट करते हैं इससे तो भी आप लिखिएगा कि मैं इस पॉइंट से रिलेट करता हूं। देखिए, आस्क नाउ व्हाई सम पीपल आर सक्सेसफुल एंड अदर ऑलवेज स्ट्रगल। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत सक्सेसफुल है और कुछ लोग बस स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं। Why some people live life full of good health and always stay energetic, whereas some are always ill and live with low energy? Why some get faster progress, other in spite of hard work keep struggling? Why some business stay stuck on the same level? क्यों कुछ बिजनेस एक लेवल पे आके रुक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते, कोई एक्सपेंशन नहीं है उसमें। मेरे को कई कोचेस, ट्रेनर्स, मेरे 300 से ज्यादा कोचेस मेरे ट्रेन किए हुए मार्केट में हैं, और जब कई बार इवन बड़े कोचेस भी आते हैं, वो कहते हैं कि हम एक लेवल पे आके अटक गए हैं बस।
कई बिजनेसमैन आके कहते हैं कि अब ग्रोथ नहीं हो रही, एक लेवल ऑफ इनकम, एक लेवल ऑफ क्लाइंट के आगे अटक गए. व्हाई इट इज हैपनिंग? व्हाई सम पीपल अचीव देयर ड्रीम लाइक कार, बंगलो, वेकेशन, व्हाई अदर कीप पोस्टपोनिंग देयर? कुछ उसको कल पे टाल रहे हैं. व्हाई सम पीपल कांट स्टॉप स्पेंडिंग मोर देन व्हाट दे अर्न? कि उनके स्पेंडिंग पैटर्न बिगड़े हुए हैं. व्हाई पुअर गेट्स पुअरर? व्हाई some people put lots of hard work but don't get success? Why some are willing to take risks, others are comfortable with compromised life? Why some are focused and purpose driven while others are distracted and directionless? Why some have positive attitude towards life while others are full of negativity? Why some gets easily affected by external situations and some effortlessly maintain their composure? आपको पता है 92% लोग जो स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे. 95% लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, और अगर कर भी लेते हैं तो 90 डेज में रीगेन कर लेते हैं वेट. 88% लोग अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन 15 जनवरी तक तोड़ देते हैं. 95% लोग जो किताब खरीद करके लाते हैं उसे पूरी नहीं पढ़ते. 68% लोग जो जिम का ईयरली मेंबरशिप लेते हैं वो जिम जाते नहीं है. और 92% लोग राइट नाउ अपने बिहेवियर, अपनी हैबिट, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ है जो बदलना चाह रहे हैं, लेकिन ये पता होते हुए भी बदल नहीं पा रहे. व्हाई डू यू थिंक? क्यों ऐसा है? अभी आज इसको आंसर मिलेगा आपको, लेकिन आप कुछ भी कह सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सभी चीजें आपके साथ हो रही हो, लेकिन किसी ना किसी एरिया में आप देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ बदलना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट बीन एबल टू चेंज इट. व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज they are focusing on the external world, they are not focusing in their internal programming. वो अपनी प्रोग्रामिंग पे तो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल चीज पे काम कर रहे हैं. अपने मेंटल पैटर्न्स को, मेंटल प्रोग्राम्स को नहीं डेवलप कर रहे हैं. क्लियर? सो NLP, N means न्यूरोलॉजी, L means लिंग्विस्टिक एंड P means प्रोग्रामिंग. और अब हम सेकंड फेज में आ जाते हैं. थोड़ा सा बॉडी को आप लोग मूव कर ले, मूव योर बॉडी. अपनी स्पाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करके देखें, जरा बॉडी को थोड़ा मूव करें. हाइड्रेट योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट रखें. हैव सम वाटर. पानी की बोतल अपने साथ में रखें आज और कल दोनों दिन. आफ्टर एवरी 1 hour कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ. क्लियर? तो अब हम सेकेंड फेज में आते हैं. और सेकेंड फेज क्या है? सेकेंड फेज ऑफ द वेबिनार इज कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, या फिर अनकॉन्शियस वर्ल्ड. इन दोनों वर्ल्ड के बारे में अब हम बात करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दीज टू वर्ल्ड. कितने लोग अभी तक बिल्कुल क्लियर हैं और सेम पेज पे हैं? टाइप सेम पेज अगर यहां तक क्लियर है तो. बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड. अब मैं प्रोसीड करने वाला हूं, और प्रोसीड करके वी आर गोइंग टू गो ऑन द नेक्स्ट फेज. हमारी अगली फेज में हम जाएंगे. अभी तक सब लोग सेम पेज पे रहें. सेम पेज, सेम पेज, सेम पेज, सेम पेज, सेम पेज, सेम पेज. Everybody is on same page right now. Good. तो आप देखें जरा. तो बेसिकली NLP क्या हो गई है? NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इज अ यूजर मैनुअल फॉर ब्रेन. ये क्या है? ये एक प्रकार की यूजर मैनुअल है. देखिए दोस्तों, ये सब जो इश्यूज हमारे साथ में चलते हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे साथ में एक ट्रेजेडी होके रखी है. ट्रेजेडी पता क्या हो गई है? कि आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं, उसके साथ में एक मैनुअल आता है. आप कोई कैमरा खरीदते हैं, उसके साथ में कोई मैनुअल आता है. वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कोई मैनुअल आता है कि ऐसे इसको यूज करना है. इवन मैगी भी खरीदते हैं तो उस पर भी लिखा होता है 3 steps टू यूज. लेकिन हमारा ब्रेन हमें मिल गया, लेकिन इसका कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही नहीं था. दैट्स व्हाई पीपल स्ट्रगल, क्योंकि मैनुअल ही नहीं है इसको यूज कैसे करना है. सब गेस वर्क पे चल रहा है.
बिना सीखे तो कार नहीं चला पाते हम हमारे ब्रेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें एनएलपी क्या है, यूजर मैनुअल फॉर ब्रेन। इट इज अ साइंस ऑफ हाउ पीपल थिंक, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। इट्स अ साइंस ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड पीक परफॉर्मेंस। इट्स अ साइंस ऑफ वेलनेस। इट्स अ साइंस टू ट्रांसफॉर्म जीरो टू हीरो, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हल्का सा हिस्ट्री बता दूं, एनएलपी 1970 के अंदर पहली बार इन्वेंट की गई, डिस्कवर की गई बाय रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर, जिन्होंने उस जमाने के तीन बहुत बड़े थेरेपिस्ट थे, मिल्टन एरिक्सन, वर्जीनिया सेटायर एंड फ्रिट्ज पर्ल्स। ये तीन लोग बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लोगों की लाइफ में प्रोड्यूस कर रहे थे। लोगों की मैरिजेस को सेव कर रहे थे, लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ा रहे थे, कैंसर, ऑटो इम्यून, सोरियासिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, एस्थमा, इस प्रकार की बीमारियों से लोगों को हील कर रहे थे। तो इनको बड़ा फैसिनेटिंग लगा और इन्होंने ये तीन अलग अलग शहरों के अलग अलग कंट्रीज के लोगों को जाकर के स्टडी किया। तो इन्होंने देखा कि तीनों ही एक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एक तरीके को ये लोग यूज कर रहे हैं जिस तरीके से ये बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में सब जगह रिजल्ट निकाल रहे हैं। और उन्होंने उन सभी तरीकों की एक स्ट्रेटेजी बना दी, उन टेक्निक्स की एक स्ट्रेटेजी बना दी। और स्ट्रेटेजी बना करके रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने, ग्राइंडर लिंग्विस्टिक के मास्टर थे और रिचर्ड बैंडलर अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने तीनों को स्टडी करके एक सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। 1970 में ये शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए, लेकिन कई बार वेस्टर्न में वो एग्जाम्पल्स अलग होने की वजह से ये पहले कॉम्प्लिकेटेड थी, तो कई थेरेपिस्ट, कोचेज, स्पीकर, इलीट एथलीट्स इन्हीं में यूज होती थी। लेकिन अब क्योंकि इसको अंडरस्टैंडेबल बना दिया गया है, पीपल लाइक मी आर वर्किंग टू मेक इट इजी फॉर द पीपल, ताकि वो लोग भी समझ सकें। तो अब इवन आज बहुत सारे लोग इसको सीख रहे हैं, इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। थॉट लीडर्स, स्पीकर, कोचेस, साइकोलॉजिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, एनीवन हु वांट्स टू मास्टर देयर माइंड एंड रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड इंस्टॉल पैटर्न्स ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस, वो सभी आज एनएलपी को यूज कर रहे हैं। एनएलपी इज नाउ यूज्ड बाय एनीवन हु वांट्स टू पावरफुली कैटपुल्ट देयर लाइफ टू अ होल न्यू लेवल। जो भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, वो सब आप इस एनएलपी को यूज कर रहे हैं। एनएलपी कहती है कि हम दो दुनिया में जीते हैं, वी आर लिविंग इन टू वर्ल्ड्स। एनएलपी सेज दैट वी आर लिविंग इन टू वर्ल्ड्स, हम दो वर्ल्ड्स में जी रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड इज द कॉन्शियस वर्ल्ड एंड सेकंड इज मेटा कॉन्शियस। मेटा का मतलब क्या होता है, के परे, बियॉन्ड, यानी कि आपका एक तो कॉन्शियस वर्ल्ड चल रहा है, लेकिन इस कॉन्शियस वर्ल्ड के बियॉन्ड आपका मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड भी चल रहा है। इसको आप, कुछ लोग सबकॉन्शियस भी बोलते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियस भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको मेटा कॉन्शियस बोलता हूं क्योंकि मेटा में अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस दोनों आ गए। तो आप दो वर्ल्ड में जी रहे हैं, कॉन्शियस वर्ल्ड एंड मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड। मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड वो है जो बियॉन्ड कॉन्शियस वर्ल्ड है। और आज न्यूरोसाइंस ये बताता है कि आपका जो मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड है, ये आपका जो मेटा कॉन्शियस है, ये आपकी लाइफ के 90% बिहेवियर, चॉइसेस, हैबिट्स, रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है। एंड लोग मेटा कॉन्शियस की मास्टरी करे बिना ही रिजल्ट लेने की तरफ जाने लगते हैं। इन दोनों वर्ल्ड को जरा समझ लेते हैं कि ये दोनों दुनिया आखिर है क्या। देखिए राइट नाउ आप मुझे देख रहे हैं, यानी कि ये जो विजुअल मेरा क्रिएट हो रहा है, ये आपके कॉन्शियस वर्ल्ड का विजुअल है। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियस वर्ल्ड का विजुअल, बिकॉज यू आर अवेयर। अभी मैं आपकी चेतना में हूं, आपकी अवेयरनेस में हूं, इसका मतलब ये विजुअल क्या हुआ, आपके कॉन्शियस वर्ल्ड का विजुअल हुआ। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं कि आप देखते यहीं रहे, मुझे ही देखते रहे, लेकिन नाउ इमेजिन द स्माइलिंग फेस ऑफ योर फादर। अपने फादर का स्माइलिंग फेस इमेजिन करें। अब ये जो विजुअल क्रिएट हुआ, ये विजुअल कहां से आया, ये तो बाहर चेतना में नहीं है कहीं पे भी, ये तो बाहर से अंदर नहीं गया, ये तो अंदर ही था। ये कहां था, ये विजुअल आपके मेटा कॉन्शियस का विजुअल है। यानी कि आपके जीवन में दो प्रकार के विजुअल चल रहे हैं। एक विजुअल वो जो आप बाहर से लेते हैं, आपकी अवेयरनेस में लेते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से लेते हैं, और कुछ विजुअल वो हैं, ऑल दोज विजुअल्स आर देयर इनसाइड योर सबकॉन्शियस और मेटा कॉन्शियस। और ये विजुअल्स आपकी जिंदगी के डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। दे इम्पैक्ट योर लाइफ डिसीजंस।
कई बार लोगों के साथ बचपन में कोई अब्यूज हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई गलत नेगेटिव इमेज पड़ी हो, कोई ग्रीफ पड़ा हो, वो इमेजेस वो आज भी लेकर के चल रहे हैं और वो इमेजेस आज भी उन्हें प्रभावित करती हैं, न जाने कितने सालों बाद। सेकंड देखें, आपके सबकॉन्शियस के विजुअल है। नाउ देयर इज ऑडियो एज वेल। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अपने फादर के हंसने की आवाज को इमेजिन करें कि वो कैसे हंसते हैं, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड की हंसी उसको इमेजिन करें कि वो जब हंसता है तो कैसी आवाज आती है। तो अब आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके अनकॉन्शियस में, मेटा कॉन्शियस में आवाजें भी पड़ी हैं, सिर्फ विजुअली नहीं है, आवाजें भी पड़ी हैं। तू नालायक है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरों को देख वो कितने बढ़िया हैं। कई बार आपके चाइल्डहुड की आवाजें आज तक आपको परेशान कर रही होती हैं। कुछ साल पहले मेरे, जब कोरोना नहीं था और जब मैं फिजिकल वर्कशॉप करता था, तो उस फिजिकल वर्कशॉप में मैंने देखा कि एक जो ताज पे अटैक हुआ था, उस अटैक के एक सर्वाइवर आए थे वहां पे। उनको इश्यू ये था कि उनको जैसे सडन आवाज आ जाए ना तो उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखा था, गोलियां चलते हुए देखेंगी, तो वो जो साउंड थी, एक सडन साउंड, उसके साथ में उनकी एंजाइटी एंकर हो गई। तो अभी कोई एकदम से अगर हॉर्न भी बज जाए तो पूरी बॉडी उनकी वाइब्रेट होने लगती है। दिस वाज हिज इश्यू, और लगभग 3-4 साल तक वो इश्यू से चले थे जब मेरे पास आए थे तब। विद इन द वर्कशॉप दैट गॉट एलिमिनेटेड। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी आवाजें, आपकी लाइफ टाइम, कई बार ऐसी आवाजें आपके अंदर रहती हैं, आई कैन नॉट डू इट वाली आवाज, आई एम नॉट इनफ वाली आवाज, ये आवाजें लाइफ टाइम आपको परेशान करती हैं और आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट करती हैं, और आपको जो आप बन सकते थे वो बनने से रोकती हैं। तो आपके अनकॉन्शियस में आवाजें भी पड़ी हैं, विजुअल भी पड़े हैं। नाउ एक और चीज बताऊं, तीसरी चीज है के मतलब काइनेस्थेशिया, यानी कि फीलिंग। राइट नाउ आप जब मुझे सुन रहे हैं तो आपके रूम का जो टेम्परेचर है आप वो फील कर सकते हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस चेयर पे आप क्या प्रेशर लगा रहे हैं, वो प्रेशर आप फील कर सकते हैं। आपका कपड़ा आपके शरीर पे जब टच हो रहा है तो क्या फीलिंग है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बच्चे को आपने पहली बार जब हक किया था तो क्या फीलिंग आती है, या फिर आपकी मम्मा जब आपको गले लगाती है, आपके सर पे हाथ फेरती है, तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू फील, क्या फीलिंग आती है आपको। यू कैन रिक्रिएट दोज फीलिंग्स। आप कई बार शादी का एल्बम देख रहे होते हैं और वो एल्बम देखते देखते आपको कुछ फीलिंग्स एक्टिवेट हो जाती हैं आपके अंदर, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, वो मैं नहीं जानता, वो डिपेंड करता है आपकी शादी को साल कितने हुए हैं। तो फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मगर फीलिंग है। कई बार चाइल्डहुड में कोई एम्बेरसमेंट, कोई इंसल्ट आपकी हुई थी, वो कई बार अंदर रह जाती है। कहा जाता है इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, वो फीलिंग आज भी रह जाती है इंसान के अंदर। तो आप देखेंगे कि आप के अनकॉन्शियस में, आपके मेटा कॉन्शियस में बहुत सारे फीलिंग्स भी पड़े हुए हैं, और ये विजुअल्स, ये ऑडियोज और ये फीलिंग, ये तीन चीजें, ये तीनों चीजें हर वक्त आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रही हैं। और एक चीज ध्यान रखें, ये जो हम जानते हैं कि हमें क्या पाना है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, आपको पता है कि आपका इनकम कितना होना चाहिए, आपको पता है कि आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपको पता है कि आपकी इनर लाइफ में क्लैरिटी हो, ओवर थिंकिंग ना हो, सोने में परेशानी ना हो, नींद अच्छे से आती हो, पीस हो, गुस्सा ना हो, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी ये होता क्यों नहीं? ये होता इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ आपके लॉजिकल फ्रेमवर्क में है, आपके कॉन्शियस, आपकी अवेयरनेस में ये गोल है, आपके मेटा कॉन्शियस में ये गोल नहीं गए हैं।
जब तक यू हैव टू इम्प्लांट योर आइडिया इन योर मेटा कॉन्शियस, जब वो मेटा कॉन्शियस में इम्प्लांट होता है, देन योर अनकॉन्शियस इंगेजेस, जब अनकॉन्शियस इंगेज होता है। तो आप कॉन्शियसली कितना भी सोच लें, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू गेट दिस, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट, आई वॉन्ट टू अचीव दिस इनकम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट इज ओनली इन योर इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, इन योर कॉन्शियस फ्रेमवर्क, इट इज नॉट देयर डीप डाउन इन योर अनकॉन्शियस। You have to pregnant your meta conscious with the goal, then only you will see it in the outer reality. कॉन्शियस में गोल रखने का मतलब पता क्या है? कॉन्शियस में गोल रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि इमेजिन करें कि आपको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, और आप स्विमिंग पे अब एक किताब पढ़ लेते हैं और पूरा थियोरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपको एक गोल्ड मेडल मिल जाएगा? आप गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं अगर स्विमिंग पे डिबेट हो तो, लेकिन पानी में ना कूदिएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके कॉन्शियस ने उस नॉलेज को सीखा है, आपके मेटा कॉन्शियस ने नहीं सीखा है। क्लियर एवरीबॉडी? So the biggest mistake that we are doing is without creating changes in the meta conscious, we want to create changes in the outer world. It is just like कि आप एक मूवी में बैठे हैं और स्क्रीन पे जो सीन चल रहा है वो सीन आपको पसंद नहीं आ रहा, तो उस सीन को चेंज आप करना चाहते हैं। स्क्रीन आपकी लाइफ की तरह लें और स्क्रीन पे जो चल रहा है वो आपकी लाइफ के रिजल्ट देखें। तो स्क्रीन पे जो सीन चल रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, उसको चेंज करने के लिए आप अपनी जेब में से चाबी निकालते हैं और जाके स्क्रीन पे स्क्रैच मारना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। क्या सीन बदलेगा? लेकिन लाइफ में तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, I am putting lot of hard work, I am so consistent, I am doing this, I am doing that, then even people less talented, less knowledgeable than me are succeeding in life. Why it is happening? Because you are just scratching your screen. What is the right way to change it? The right way to change is go into the projector room. जो सीडी चल रही है उसको बाहर निकालो, उसकी जगह नई सीडी डालो। जैसे ही नई सीडी डालोगे, स्क्रीन पे जो चल रहा है वो अपने आप नया हो जाएगा। बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, इंटरनल प्रोग्राम हमें बदलने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई आइडिया मेटा कॉन्शियस में जाता है, मेटा कॉन्शियस आपके अंदर के सारे रिसोर्सेस को एक्टिवेट कर देता है उस गोल, उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए। जो भी रिसोर्स चाहिए आपके मेटा कॉन्शियस में, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, अगर फोकस चाहिए वो फोकस क्रिएट करेगा, अगर राइट एक्सपीरियंसेस चाहिए वो राइट एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेगा, विल पावर क्रिएट करेगा, वो राइट थिंकिंग आपके अंदर डालेगा, इंट्यूशन क्रिएट करेगा। ये बहुत सारे रिसोर्सेज आपके हैं जो डोरमेंट पड़े हैं, दे विल गेट एक्टिवेटेड। डू यू वांट टू एक्सपीरियंस इट प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखना है इसे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके दिखाता हूं कि आप अपने मेटा कॉन्शियस में से किसी भी एक्सपीरियंस को निकाल करके उसको एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। कितने लोगों को यह पता है? और कितने लोगों को ये फीलिंग भी पता है अट्रैक्शन की, कि जब दो मैग्नेट को लाते हैं तो एक अट्रैक्शन की फीलिंग आपके अनकॉन्शियस में पड़ी होगी, अगर बचपन में दो मैग्नेट्स को आपने अट्रैक्ट कराया होगा तो, या फिर मैग्नेट आयरन को करा होगा तो भी वो फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, राइट? लेट मी ब्रिंग दैट फीलिंग ऑन द सरफेस। पहले मैं ये अपने साथ करूंगा और फिर आप मेरे साथ करेंगे। तो पहले मुझे देख लें आप। फर्स्ट आई विल डू ऑन माई सेल्फ एंड देन यू विल डू टू यू। देखिए मैं अपने दोनों हाथ ऐसे पैरेलल रख रहा हूं, ओके, और मैं अपने आप को कमांड दे रहा हूं। पहले ना करें, मेरे साथ कीजिएगा बाद में, पहले सिर्फ देख लें। मेरे दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, 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 नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। हुआ अट्रैक्शन? अब आप कहेंगे कि सर आपका कैमरा, आपके हाथ, हमें क्या पता हुआ कि नहीं हुआ?
बिल्कुल सही बात है भाई। हमें आपको कैसे पता जब तक आप अनुभव ना करें। तो अब आप लोग अपने दोनों हाथ ऐसे ले लें सामने, एल्बो सीधे रखते हुए, क्लोज योर आईज, और इसमें अपना लॉजिक ना लगाएं कुछ भी। इसका रीजनिंग मैं आपको दे दूंगा बाद में, सिर्फ एक्सपीरियंस करें, मेरे साथ जुड़े। अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आईज, दोनों हाथ सामने ले आए, पैरेलल रखें कुछ दूरी पे। नाउ इमेजिन आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यू आर फीलिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर हैंड्स, यू आर फीलिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर हैंड्स, यू आर फीलिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर हैंड्स, यू आर फीलिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर हैंड्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, कम आउट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू कुड सेंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर हैंड्स। किस किस ने एक्सपीरियंस करी है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Yes, 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 yes. Sensed it? Everybody could feel it. Wow. Getting it? Amazing experience. तो क्या आपके हाथ एक्चुअल मैग्नेट है? क्या ये एक्चुअल में मैग्नेट है? नो। क्या मैग्नेटोमीटर लेके आते तो आपके दोनों हाथों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिलता हमें? नहीं मिलता। ये अट्रैक्शन सिर्फ कहां पे था? ये अट्रैक्शन सिर्फ आपके अनकॉन्शियस में था, कहीं भी बाहर नहीं था। इसका सिग्निफिकेंस समझे आप? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर जिंदगी में कभी भी एक भी बार आपने पीस महसूस करी है तो उस पीस को आप कॉन्शियसली बाहर निकाल सकते हैं। अगर एक भी बार जिंदगी में कॉन्फिडेंस महसूस किया है तो यू कैन रिक्रिएट दैट कॉन्फिडेंस। हम नेगेटिव फीलिंग के साथ बार बार ये करते हैं, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग के साथ हमें करना नहीं आता। हो सकता है 5 साल पहले हुआ हुआ ब्रेकअप आज भी आपको दुख देता हो, लेकिन 5 साल पहले हुई हुई किसी अचीवमेंट पे आप आज कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रहे, मगर आप रिक्रिएट कर सकते हैं। यू कैन रिक्रिएट एवरी रिसोर्स यू वांट। मैं पता है एक मीटिंग में था तो लगभग 1200 लोग बैठे थे, संजीव कुमार ऑडिटोरियम, और सूरत में वो था। तो एक कुछ लोग पता है स्केप्टिक होते हैं। स्केप्टिक कौन होते हैं? स्केप्टिक वो होते हैं जो हर चीज में कमी निकालने की नजर से देखते हैं, हर चीज में लॉजिक की नजर से देखते हैं कि इसमें कोई ट्रिक होगी, इसमें जरूर कुछ होगा। तो इन लोगों के साथ होता है कि ये कई बार एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उस एक्सपीरियंस को तो नहीं करते हैं, वो पहले ही मान के बैठे हो नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी मैग्नेट है। उनका इंटरनल डायलॉग उन्हें टेक ओवर करता है और वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, मगर 90% लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो कुछ लोग स्केप्टिक होते हैं बाय नेचर, वो किसी भी चीज में सबसे पहले गलती देखते हैं या कमी देखते हैं या कुछ ना कुछ देखते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या है। इनका ये नेचर ही होता है, इट्स इन देयर नेचर। अच्छी बुरी कुछ बात नहीं है, ये नेचर है, बस ये बता रहा हूं आपको। ये मत समझिएगा कि इसमें अच्छा है या बुरा है, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी। कल इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा आपसे। तो ऐसे एक शख्स मुझे मिले तो वो कहते हैं कि सर ये तो ग्रेविटी की वजह से हाथ नीचे आ गए, इसमें अट्रैक्शन की क्या बात है? मैंने कहा यार ग्रेविटी से हाथ ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, मगर फिर भी कोई बात नहीं। उस दिन पहली बार मैंने हाथों को अट्रैक्ट नहीं रिपेल भी करके देखा कि अट्रैक्शन वर्क करता है तो रिपल्शन भी वर्क करना चाहिए। पहले मैं अपने पे करता हूँ, फिर आप कीजिएगा। मेरे दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। इस बार नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, 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 नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर। हुआ रिपल्शन, देखो बन गया ना शाहरुख खान। अब आप लोग करके देखें। इस बार अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा पास में रखेंगे, इतना पास रख लें जितना मैंने रख रखा है, इतना पास रखें। क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन दिस आइडिया एंड विदाउट अप्लाइंग योर माइंड जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स। आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। इस बार नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, 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 नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर। You're feeling a force of repulsion between your hands. You're feeling a force of repulsion between your hands. You're feeling a force of repulsion between your hands. North pole repel each other. Very good. Come out and let me know in the chat box if you felt it. This time you could feel the repulsion between your hands. Wow, yes, very much, yes sir, yes.
क्या एक्चुअल में है? एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। आपके अनकॉन्शियस में जो रिसोर्स था उसी को आपने फिर से रिक्रिएट किया है। क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस वाज अबाउट योर कॉन्शियस एंड मेटा कॉन्शियस। एंड नाउ वी विल सी कि कैसे आपका माइंड और ये मेटा कॉन्शियस आपके शरीर में बीमारी क्रिएट करता है। जिन लोगों में कुछ भी इश्यू चल रहा है बॉडी में, कोई भी बीमारी से अगर आप गुजर रहे हैं तो बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। और जिनके नहीं चल रहा है वो और भी ज्यादा ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको आए ना। जनरली ज्यादातर लोग हेल्थ के बारे में तब सोचते हैं जब बीमार पड़ते हैं। दिस इज वेरी आयरोनिक। वी डोंट थिंक अबाउट हेल्थ टिल वी गेट इल। तो जिसको बीमारी है वो तो अब सीखना इस पार्ट को, लेकिन जिसको नहीं है वो भी अच्छे से सीखना, क्योंकि हम हेल्थ को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक कि कोई बड़ी बीमारी में वो कन्वर्ट ना हो जाए। गेटिंग इट? और अब आप जानेंगे कि कैसे आपकी हर बीमारी, 90% बीमारियां आपके मन में उत्पन्न हुई हैं, आपके माइंड में। आप पूरी मेहनत से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंट एफर्ट से उसे क्रिएट करते हैं। जब वो आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे क्यों हो गई, लेकिन आप ही ने उसे क्रिएट किया है एवरी डे। कितने लोगों को अभी राइट नाउ कोई हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जिनको हेल्थ में कोई इश्यू है। एनी काइंड ऑफ इश्यू और पेन, कोई सोरियासिस, ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, आईबीएस, डायबिटीज 1, 2, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर, कोलेस्ट्रॉल, एसिड रिफ्लक्स, स्लीपिंग पिल, ओवरथिंकिंग, गुड, माइग्रेन। या अब देखिए, अब इस पार्ट को बहुत सीरियसली लीजिएगा और इस पार्ट के बाद में हम लोग वेल्थ वाले पार्ट पे आएंगे और मनी ब्लूप्रिंट पे आएंगे। और एंड में हम फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नोट डाउन करते जाएं और इन द एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर सेशन एज वेल। और इस मीटिंग को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड के अंदर आपको एक नया लिंक मिलेगा कल की मीटिंग के लिए, और सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो एंड में मैं चैट बॉक्स के अंदर वो लिंक दूंगा और एक नए ग्रुप में आपको डाला जाएगा। जिन्होंने आज पूरा अटेंड किया है उन्हें ही कल का लिंक मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। राइट? सो मेक श्योर कि आप बने रहें और एंड में व्हेन आई पुट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट यू गेट द लिंक फॉर टुमारो एज वेल। जिन्होंने आधा अधूरा देखा है उनको दूसरे दिन का लिंक नहीं जाएगा। तो आप देखिए जरा, कि आपका माइंड कैसे बॉडी में डिजीज क्रिएट कर रहा है। और इवन आप कोई मेडिकल प्रोफेशन से नहीं भी है तो भी मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में, बहुत ज्यादा टेक्निकली ना समझा करके सिंपलिस्टिक वे में समझाऊंगा। आज कई सर्जन्स मेरे स्टूडेंट हैं, कई डॉक्टर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई साइकोलॉजिस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है कई डॉक्टर्स बैठे हो, तो आप थोड़ा गौर से जरूर देखें इसे, ताकि आप अपनी जो रेगुलर मेडिसिन है उससे तो आप लोग मदद करते ही हैं, लेकिन अगर माइंड बॉडी कनेक्शन को भी और अच्छे से समझेंगे तो आप और बेटर तरीके से हेल्प कर पाएंगे अपने पेशेंट्स की, अपने क्लाइंट्स की। देखिए अब इसको ध्यान से समझें। देखिए आपका जो ब्रेन है वो एक एंशिएंट वर्ल्ड में बना है। जब हम फॉरेस्ट में, जंगलों में रहते थे और जहां पे बहुत हर समय खतरा, डेंजर सिचुएशन रहती थी, तो आप देखें जरा, जब भी कोई टाइगर आपने बाहर देखा
तो टाइगर को आपका ब्रेन अंदर कैसे रिप्रेजेंट करता है कि ये थ्रेटफुल सिचुएशन है, ये एक डेंजर है। और जैसे ये डेंजर एक्टिवेट होता है, आपके ब्रेन में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है जिसे बोलते हैं एमिगडाला। फैंसी सा नाम दिया गया है, लेकिन आप समझे कि ये सिक्योरिटी गार्ड है जिसका काम है सीटी बजाना, जिसका काम है अलार्म अलार्म देना कि भाई खतरा है, डेंजर डेंजर सिचुएशन है, अटैक हो गया है। तो जैसे ही टाइगर दिखा, यहाँ पे डेंजर इंटरप्रिटेशन हुआ और इस डेंजर ने क्या किया, एमिगडाला को एक्टिवेट किया। एमिगडाला कौन? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड ने हाइपोथैलेमस को बताया। हाइपोथैलेमस क्या है? मेन सिक्योरिटी गार्ड जो डिसीजन लेता है। हाइपोथैलेमस के बेसिक फंक्शन क्या है? ये आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, ये आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तभी आपने देखा जब इंसान डरता है तो उसकी हार्ट बीट भी चेंज होती है, उसकी ब्रीदिंग भी चेंज होती है, और कई लोगों को तो डर के मारे टॉयलेट भी निकल जाता है, राइट। तो ये आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस को क्रिएट कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इवन ब्लड प्रेशर भी। तो देखिए हाइपोथैलेमस मेन सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे ही इसको एमिगडाला ने बताया, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला भाई साहब अटैक हो गया, अभी बताओ क्या करना है। तो हाइपोथैलेमस तुरंत एक्शन में आता है और ये आपके बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। फाइट मतलब या तो लड़ना है, फ्लाइट मतलब या तो भागना है, या फिर फ्रीज हो जाना है। फ्रीज मतलब छुप जाना है। ये तीन रिस्पॉन्स ही क्रिएट करता है, और ये रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। ये दो हार्मोन्स ये हाइपोथैलेमस आपकी ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। इन हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस देखें। जैसे ही एड्रेनालिन आपकी बॉडी में जाता है, आपके ब्लड में जाता है, जैसे ये जाता है, इसका काम क्या है देखिए, ये आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ये आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, और ये क्या करता है, जैसे ही हाइपोथैलेमस ने फाइट रिस्पॉन्स या फ्लाइट रिस्पॉन्स, F3 मोड इसको मैं बोलता हूं, जैसे गाड़ी नहीं क्रूज मोड पे चलती है, वैसे आपकी बॉडी भी F3 मोड में आ जाती है इस मोमेंट पे। जैसे आप F3 मोड में आओगे, ये दोनों हार्मोन आपके ब्लड में जाएंगे, और इनका काम क्या है, बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर लो, और उस एक्स्ट्रा शुगर को बाकी सब जगहों से, या फिर ब्लड को बाकी सब जगहों से निकाल करके सिर्फ मसल्स में भेजो, हाथ और पैरों की मसल्स में। क्योंकि लड़ना है तो भी हाथ पैरों की जरूरत है, और भागना है, पेड़ पे चढ़ना है तो भी हाथ पैरों की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये आपके लिवर में जो एक्स्ट्रा शुगर के रिजर्व रहते हैं, वो शुगर एक्स्ट्रा निकालेगा, एक्स्ट्रा निकाल करके ब्लड में इंजेक्ट कर देगा, ताकि आपके टिश्यूज को, मसल्स को ज्यादा एनर्जी मिल सके। शुगर से सबसे बेस्ट एनर्जी मिलेगी, तो आपकी बॉडी में जितने भी रिजर्व शुगर है उसको निकाल करके वो ब्लड में पंप कर देगा। प्लस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपकी गट में से ब्लड को कम कर देगा, और सारा ब्लड कहां फेंकने लगेगा, आपकी मसल्स में फेंकने लगेगा। आपके इम्यून सिस्टम से, इम्यून सेल्स में से ब्लड को बाहर करेगा, कम कर देगा, और आपकी मसल्स में भेजने लगेगा। इवन आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, यहां से ब्लड खींचेगा और उसको भी कहां फेंक देगा, आपकी मसल्स में। ज्यादा पंप हो, इसके लिए हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पावर थोड़ी बढ़ा देगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, ताकि मसल्स में ज्यादा प्रेशर से जाए। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक पाइप है, उस पाइप को आपने छोटा कर दिया और मोटर का पावर बढ़ा दिया, तो क्या होने वाला है, या तो मोटर फटेगी या फिर पाइप फटेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी व्हेनेवर यू सी थ्रेट। जब भी आपने थ्रेट देखा, पहले के जमाने में जैसे ही आपने टाइगर देखा, ये चीज होती थी आपके साथ। तो अब देखिए क्या हुआ। अब जुड़िएगा मेरे साथ और पूरे फोकस से जुड़िएगा, क्योंकि अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये एक आई ओपनिंग चीज आपके लिए रह सकती है, जो मैं अब शेयर करने वाला हूं। तो अब देखें क्या होता है, ब्लड ज्यादा इंजेक्ट हो, इसलिए प्रेशर बढ़ाया, वीन्स को इसने पतला करना शुरू, जो आपकी ब्लड वीन्स हैं उनको क्या किया, आर्टरीज और वीन्स को उनको सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया, और प्रेशर बढ़ाना चालू किया, ताकि मसल्स में पावर मिले, ज्यादा टिश्यूज में ज्यादा एनर्जी पहुंचे। इसलिए अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि पहले के जमाने में तो एक्चुअल टाइगर होता था, तो हम एक्चुअली भागते थे, लड़ते थे, या पेड़ पे चढ़ते थे। इससे जो भी एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में गई,
उसको हम रिलीज कर देते थे, उसको हम यूज कर लेते थे। लेकिन आज कोई रियलिटी का टाइगर नहीं है। आज टाइगर है आपकी असाइनमेंट, आपकी प्रोजेक्ट, आपकी बिजनेस में सेल्स, आपकी इनकम, आपका पैसा, आपके रिश्ते। आज टाइगर ये है। इनमें जब अनसर्टेनिटी आती है, इनमें जब इश्यू आते हैं, तो आप बैकग्राउंड में, नॉट कॉन्शियसली, आप अनकॉन्शियसली इसी फाइट रिस्पॉन्स में, F3 मोड में आपकी बॉडी जी रही है। अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप F3 मोड में जी रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर जाना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर के इश्यूज आना, ये सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और होता क्या है फिर? डायबिटीज शुरू हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिसीज शुरू हो गई। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर बीमारियां पता है कहां से शुरू होती हैं? आपकी गट में उनकी रूट रहती है। गट सबसे पहले वो गट में दिखना शुरू होती है। क्योंकि देखिए, जब आप रेगुलरली इस F3 मोड में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपकी जो गट है, आपके जो इंटेस्टाइन है, उनमें से न्यूट्रिशन को लेकर के पूरी बॉडी में पहुंचाना। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस मोड में है, कॉन्स्टेंटली आप जब F3 मोड में है, तो हो क्या रहा है? यहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड कहां जा रहा है? मसल्स में जा रहा है। इस वजह से धीरे धीरे आपकी गट में आप प्रॉब्लम महसूस करना शुरू करते हैं। वहीं से फिर जड़ बनती है, जो धीरे धीरे, गट मतलब आपके इंटेस्टाइन्स। तो आप देखिए कि धीरे धीरे IBS जैसी चीजें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्सेस होना, ये चीजें आपके अंदर शुरू होना लगती हैं। एंजाइटी आने शुरू होती है। जब आपके पेंक्रियाटिक सेल्स गिरते हैं, तो इंसुलिन की कमी आ जाती है। तो दोनों ही प्रकार की डायबिटीज, 1 और 2, एक में आप ही के सेल आपके पेंक्रियाज को खा गए, तो बीटा सेल्स को खा गए। एक के अंदर शुगर एक्स्ट्रा ब्लड में जाई जा रही है, यूज हो नहीं रहा है। तो देखिए आप, जब आप F3 मोड में हैं, तो F3 मोड में आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को यह लगता है कि अभी जो बाहर का डेंजर है उससे फाइट करना ज्यादा जरूरी है, इंटरनल बैक्टीरिया से बाद में लड़ेंगे। तो जब भी आप गुस्सा करते हैं, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, उस मोमेंट पे आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा हुआ है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर इम्यून सिस्टम तक नहीं पहुंच रही। और जो लोग रेगुलरली स्ट्रेस में जीते हैं, रेगुलरली F3 मोड में जीते हैं, उनका इम्यून सिस्टम 3 स्टेट में चला जाता है। दे गो इनटू 3 स्टेट्स। और वो 3 स्टेट समझे क्या है इम्यून सिस्टम की? इम्यून सिस्टम की 3 स्टेट ये है: कंफ्यूज, सरेंडर, कंटिन्यूअसली उसके पास अगर ब्लड नहीं जा रहा तो वो धीरे धीरे वीक पड़ के सरेंडर स्टेट में आ जाता है, या फिर कंफ्यूज होने लगता है, उसके अंदर कंफ्यूजन आने लगता है, या फिर ओवर एक्टिव हो जाता है। ये 3 चीजें आपके इम्यून सिस्टम में होती हैं। और जब सरेंडर करता है तो कैंसर, इन्फेक्शन जैसी चीजें आने लगती हैं। देखिए, कैंसर सेल्स हमेशा हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, इन सेल को मारते रहते हैं। लेकिन अगर ये सरेंडर स्टेट में आ गए तो उसे किल नहीं करते और कैंसर डेवलप होता है, बार बार इन्फेक्शन लगते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होता है तो सारा ऑटो इम्यून, मैं इसलिए कई बार कहता हूं कि कैंसर इज नॉट अ डिजीज, इट इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। सोरियासिस इज नॉट अ डिजीज, इज अ स्टेट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। और आपके इम्यून सिस्टम की स्टेट है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर, यानी कि आपके इम्यून सेल्स कंफ्यूज होकर के आपके बालों को खाने लगते हैं, उसे एलोपेशिया बोल देते हैं। जब आपकी स्किन को खाने लगते हैं तो उसे सोरियासिस बोल देते हैं। जब ये आप ही के सेल्स को खाने लगते हैं, कैंसर बोल देते हैं। जब ये आपकी बोन्स को खाने लगते हैं, अर्थराइटिस बोल देते हैं। So all autoimmune is basically a state of your immune system. और तीसरा क्या है? देखिए, तीसरा है ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम में सारी एलर्जी किसका निशाना है? ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम का निशानी है। और एक और चीज समझ लें आप, मैंने बोला कि आपके कितने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। एड्रेनलिन तो ये सब कर रहा है। कोर्टिसोल से क्या हो रहा है? कोर्टिसोल से आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ते हैं, स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ते हैं, और कोर्टिसोल की वजह से सेंट्रल ओबेसिटी आपके अंदर आने लगती है। इसलिए आप मुझे मेरे कई क्लाइंट जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि आप तुरंत कैसे पता लगा लेते हो कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है? बोले, मैं आपका पेट देख के पता लगाता हूं।
जो खाना खा करके पेट बढ़ता है वो अलग तरीके का होता है, और जो स्ट्रेस से बढ़ता है वो अलग तरीके का होता है। जो पेट स्ट्रेस से बड़ा होता है उसमें सेंट्रल ओबेसिटी रहती है, यानी कि नीचे एक मटकी है लेकिन बाकी सब जगह पे फैट नहीं है, चेहरे पे इतना नहीं है, कंधों पे चेस्ट पे नहीं है, लेकिन सिर्फ पेट पे आके जमा हो गया है। तो जब भी आपको कोई इंसान ऐसा मिले जिसके सिर्फ पेट पे फैट आ रहा है, बाकी सब जगह नहीं है, वो कितना ही कहे कि मेरी जिंदगी खुश चल रही है, मुझे पता है कि उसके कोर्टिसोल लेवल से आए हैं। भले ही वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो जानता है कि उसका जो वजन बढ़ा है वो कोर्टिसोल की वजह से बढ़ा है। समझ रहे हैं आप लोग? सो देखिए कितनी मेहनत से हर रोज ये F3 मोड आपके मोबाइल में चलने वाली बैकग्राउंड एप्लीकेशंस की तरह है, जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन पीछे से बैटरी को ड्रेन कर रही होती है और प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो कर रही होती है। तो कई बार F3 मोड बैकग्राउंड में चल रहा होता है, इतना आपको विजिबली नहीं दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा होता है। और फिर आपको कब पता चलता है? जब वो एक बड़ी डिजीज की फॉर्म में बन जाता है। शुरुआत कई बार एंजाइटी से होती है, गट इश्यूज से होते हैं, इंटेस्टाइनल इश्यूज से होती है शुरुआत। क्लियर? सो F3 मोड स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज द रूट कोज। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके ग्लैंड सूखते हैं। डिप्रेशन क्या है कि ग्लैंड सूख गए हैं। जो डोपामिन, सेरोटोनिन, जो प्लेजेंट हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स अब ग्लैंड्स बना ही नहीं रहे। और हम क्या करते हैं? हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। नींद नहीं आ रही है, ये नींद की गोली ले लो। ये डिप्रेशन में है, ये थोड़ा सा डोपामिन ले लो। ये डोपामिन का एक गोली लिया आपने, प्लेजेंट थोड़े थोड़े दिन जब तक गोली ली तब तक अच्छा लगा, लेकिन फिर वापस, क्योंकि रूट को ट्रीट नहीं किया, सिम्टम्स को ट्रीट किया बस। उसका प्रॉब्लम है, उसका ग्लैंड सूख गया है। ग्लैंड क्यों सूख गया? या तो उसके पास में कोई इश्यू चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। कल मैं स्टेट का चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि क्या रीजन है, कौन सी अनरिसोर्सफुल स्टेट्स हैं जो हमारी बॉडी में ट्रबल क्रिएट करती हैं। क्लियर है सभी को? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट द पॉइंट, एंड नाउ कमिट योरसेल्फ दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हमेशा ध्यान रखें, वॉट एवर गोइंग ऑन इन योर माइंड इज गोइंग ऑन इन योर इम्यून सिस्टम एज वेल। जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो आपके इम्यून सिस्टम में भी चल रहा है। कीप योर माइंड क्लीन सो दैट इम्यून सिस्टम ऑल्सो रिमेन्स क्लीन। देखिए जिस कुर्सी पे आप बैठे थे जब आपकी नौकरी लगी थी, या आपने जब बिजनेस खोला था, जब आप अपने केबिन पे उस कुर्सी के साथ ऊपर बैठे थे तो आपने लड्डू बांटे थे। खुशी का दिन था वो। और मैं देखता हूं कि 7 साल बाद वही कुर्सी पे लड्डू खाने बंद हो जाते हैं, मिठाइयां बंद हो जाती है। वही कुर्सी डिप्रेशन क्रिएट करती है, स्लीप डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, लो एनर्जी, ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, ओवरवेल्म, अनफुलफिलमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें क्रिएट, डायबिटीज जैसी बीमारियां क्रिएट करने लगते हैं। इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है। बोलिए हम इतना इग्नोर कर रहे हैं हमारी हेल्थ को, हम वेट कर रहे हैं। क्लियर गाइस? कितने लोगों को एक वैल्यू फॉर टाइम लग रहा है और एक आई ओपनिंग चीजें मिल रही हैं? टाइप आई ओपनिंग इफ यू आर गेटिंग सम वेरी डीप इनसाइट्स। और भी कई टेक्निकल चीजें हैं, तो मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं गया हूं, राइट? मैंने जो बेसिक लेवल पे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, आई ओपनिंग, प्रैक्टिकल आई ओपनिंग, वैल्यूएबल आई ओपनिंग्स, थैंक यू सो मच। और अब आ जाते हैं आज की सेकंड लास्ट फेज पे, और अब हम बात करेंगे मनी ब्लूप्रिंट। कितने लोगों को जानना है कि क्या चीज है जो मनी को ब्लॉक करती है?
उसके फ्लो को ब्लॉक करती है आपकी लाइफ में, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स हिट करने से रोकती है? कितने लोग जानना चाहते हैं? देखिए, जैसे ही मैं विटामिन एम की बात करता हूं, सडनली लोगों की टोनैलिटी चेंज हो गई, राइट? उनके चेहरे मुझे दिखते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब रेडी हो गए हैं कि अब सर अब आया ना मुद्दे का टॉपिक, हेल्थ वेल्थ क्या है सर, हेल्थ वेल्थ तो बोरिंग चीज है। दलाई लामा एक बात कहते हैं ना, इंसान जिंदगी भर कमाने के लिए अपनी हेल्थ खराब करता है, फिर हेल्थ सुधारने के लिए जो कमाई किया होता है उसको खराब करता है। अपनी लाइफ को होलिस्टिक रखें। अगर आपकी लाइफ होलिस्टिक नहीं है तो आपने सफलता नहीं पाई है। आपकी बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए। इन पांचों एरियाज में आपको बैलेंस में होलिस्टिकली ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम कई बार एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, वही कर रहे होते हैं। सोचे ना कि आपके शरीर में सिर्फ आपकी नाक ही बढ़ती जाती, या फिर आपके सिर्फ हाथ बढ़ते बाकी पार्ट ना बढ़ते, तो अजीब सा ना लगता? सर प्लीज शेयर सॉल्यूशन टेक्निक। देखिए, क्या 2 दिन में, 2 घंटे में, 3 घंटे में सब कुछ बताया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? ये प्रोग्राम एक बहुत ही साइंटिफिकली मैंने स्ट्रक्चर किया है। कई लोगों को लगता है सर हाँ तो बताइए, आपने ये तो बता दिया। अपने आप को ट्रेन करने की स्टेजेस होती हैं, आप उन स्टेजेस को समझें। पहली स्टेज होती है अवेयरनेस। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज अवेयरनेस। You become aware about the concepts, you become aware about the insights, you become aware about the knowledge. So the first stage is awareness. Then second stage is understanding. You become aware and then you understand. Third stage is reframing. Now you give the new meaning. And fourth stage is retraining. अभी हम लोग अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग स्टेज पे चल रहे हैं। सो हैव पेशेंस। एनएलपी में इसको लर्निंग की 4 स्टेजेस बोला जाता है। इसको लिख लीजिएगा, ये स्लाइड में नहीं है लेकिन आपको जिंदगी में काम आएगी। आपकी लर्निंग के 4 स्टेजेस में आपकी लर्निंग होती है। फर्स्ट स्टेज होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि यू डोंट नो एंड यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। ना तो आपको पता है, ना आपको ये पता है कि आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 3 साल के होंगे तो आपको यह भी पता नहीं था कि कार क्या होती है, ना आपको यह पता था कि कार चलाएं कैसे। आज आप में से कई लोग, ना तो आपको एनएलपी पता थी और एनएलपी यूज कैसे कर रहे हैं, ना आपको यह पता था। यानी कि अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि डोंट नो एंड यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। दिस इज द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इग्नोरेंस। नाउ कम द सेकंड स्टेज। नाउ यू विल कम टू द सेकंड स्टेज। Second stage is conscious incompetence. Conscious incompetence. Conscious incompetence का मतलब now you know. अब आप जानते हैं, आप कर नहीं सकते लेकिन अब आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता चल गया कि भाई कार जैसी कोई चीज होती है और कार होनी चाहिए लाइफ के अंदर, और कार होने से ये फायदे हो सकते हैं मुझे। तो आज आपको क्या पता लगा कि यार एनएलपी जैसी कोई चीज है, एनएलपी से ये फायदे हो सकते हैं, ऐसी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस। मगर अभी यूज करना नहीं आता, अभी कार चलानी नहीं आई है, लेकिन पता चल गया कि ये कार है, इसमें स्टीयरिंग होती है। फिर आप इस स्टेज से आप तीसरी स्टेज पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब कि अब आपको आता भी है, लेकिन जब आप बहुत ध्यान दें या किसी की निगरानी में करें तो आप कर सकते हैं। यानी कि अब आप कार थोड़ी थोड़ी चलाते हैं, लेकिन आपके बाजू में कोई बैठा हुआ होना चाहिए, तो ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज ना कर पाएंगे। और फिर आप फोर्थ स्टेज पे जाते हैं, दैट इज द अल्टीमेट स्टेज। आपकी और मेरी जर्नी ये सिर्फ 2 दिन की जर्नी नहीं है, हम इन 4 स्टेजेस पे जाएंगे। बट यू हैव टू कीप पेशेंस। अगर आप जंप करने की कोशिश करेंगे तो ये लर्निंग, नॉलेज तो आपको हमेशा से रही होगी, ये लर्निंग सिस्टमेटिक ना होगी, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, राइट? सो द फोर्थ स्टेज क्या होगी? फोर्थ स्टेज होगी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस मतलब अब आपके
मेटा कॉन्शियस में है, अब आपके बिहेवियर और हैबिट में है। अब आप शायद फोन पे बात करते करते भी कार चला सकते हैं, अब आपको कोई लोड नहीं है, अब वो आपके अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में चला गया है। राइट? मेनी टाइम्स वी लेक पेशेंस, हम पेशेंस ना होने की वजह से हम सीधा कहां से कहां जंप करना चाहते हैं, अनकॉन्शियस से सीधा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे जाना चाहते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। आप अगर 8 साल की उम्र में ही अडल्ट की तरह बिहेव करने लगेंगे तो गड़बड़ होगी। तो स्टेजेस हैं, तो मैं आपको स्टेज बाय स्टेज इस जर्नी में लेकर के जाऊंगा, तो पेशेंस रखें आप। तो अभी हम लोग कहां चल रहे हैं? अभी आज हम लोग मोस्टली पहले 2 रीजन में चलेंगे, आज और कल। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से हमने क्रॉस करके अब हम धीरे धीरे कहां आ रहे हैं? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की तरफ आ रहे हैं, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तो आप स्टेजेस समझिए, मैं आपको स्टेज बाय स्टेज लेकर के जाऊंगा। तो अब आ जाते हैं विटामिन एम पे। विटामिन एम, आपके जीवन में जो भी पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आता तो है मगर टिकता नहीं है, और तो क्या हो सकता है? यही होता है, या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जो आ रहा है वो टिक नहीं रहा है। लेटेस्ट न्यूरोसाइंस क्या कहती है कि आपके जो न्यूरॉन्स है, आपका जो ब्रेन है, ये ब्रेन एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। ये रेगुलेटर की तरह काम करता है, और इसको जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को ये रेगुलेट करने लगता है। इट रेगुलेट्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आप जब दौड़ते हैं और आपकी हार्ट बीट अगर बढ़ गई, तो थोड़ी देर में आपका ब्रेन क्या करता है? उस हार्ट बीट को एक नॉर्मल रेंज में फिर से ले आता है। आपकी ब्रीदिंग अगर बढ़ गई तो वो ब्रीदिंग को वापस नॉर्मल रेंज में ले आता है। सिमिलरली, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो वो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रेंज में ले आएगा, कम हुआ तो वापस बढ़ा लेगा। आपका बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा वो थोड़ी देर में वापस नॉर्मल ले आता है। तो आपका ब्रेन हमेशा जो लाइफ के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उनकी एक नॉर्मल नंबर, एक नॉर्मल रेंज बना के रखता है, और उस नॉर्मल रेंज से अगर ऊपर गया तो वापस उसको यहाँ ले आएगा, नीचे गया तो फिर वापस ऊपर उठा के, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है उस नॉर्मल रेंज पे वो ले आएगा। नाउ सेम थिंग हैपेंस विथ योर वेट एज वेल। आपके वेट के साथ भी ब्रेन यही करने लगता है। जब आप लंबे समय तक एक पर्टिकुलर वेट पे रहते हो तो आपका ब्रेन उस वेट को, उतनी बॉडी की विड्थ को, उसके वजन को, उन सबको वो एक नॉर्मल रेंज क्रिएट कर लेता है, और उस नॉर्मल रेंज के अराउंड ही इंसान का वेट वो मैनेज करने लगता है। इसीलिए आपने देखा है कि एक मोटा इंसान जो बस मोटा ही होता जा रहा हो, ऐसा होता है क्या? कि मोटा है, मोटा ही होता गया, एक्सपेंड होकर फट गया किसी दिन, ऐसा नहीं होता। या फिर जो पतला हो रहा है वो पतला होता होता एक दिन 0 पॉइंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वैक्यूम बन गया, ऐसा भी नहीं होता। तो आप देखते हैं कि आप एक वेट के अराउंड जनरली +-4, +-3-4 में वो रहता है, उस नॉर्मल रेंज के अंदर वो मैनेज करने लगता है। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें चाहे ना करें, कुछ भी करें, वो समहाउ मैनेज करके चलता है। नाउ सेम इज विथ मनी एज वेल। आपका ब्रेन जब आप लगभग 8 महीने से 1 साल तक 66 डेज से 254 डेज, 66 to 254, इतने दिनों तक अगर आप एक टाइप ऑफ इनकम के अंदर रहते हैं तो आपका ब्रेन उस इनकम के साथ कंफर्टेबल होने लगता है। तो जब वो कंफर्टेबल होने लगता है तो उस इनकम के लिए वो एक नॉर्मल पॉइंट क्रिएट करता है, जिसे कहते हैं न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट। आई कॉल इट न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट, NEP। न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट क्रिएट करता है आपके लिए वो। उसे लगता है कि दिस इज माय नॉर्मल रेंज। और मैं आपको बताऊं, आपके फाइनेंशियल गोल जनरली आपके न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट के 2 टाइम्स से लेके 4 टाइम्स तक होते हैं बस। यानी कि आप अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप हमेशा अपनी डिजायर्ड स्टेट में यही सोच रहे होते हैं कि
2 लाख से 4 लाख रुपए अगर मेरी इनकम हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। तो जनरली आपके जो गोल्स होते हैं वो आपकी करंट स्टेट का एग्जेजरेशन होते हैं, उसको 2 टाइम्स या 4 टाइम्स एग्जेजरेट करके आप उसे देख रहे होते हैं। न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट ही, जो न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट है वो न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट ही है जो एक्चुअली क्या डिसाइड कर रहा होता है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ द मनी। पैसे की जो रिलेटिव वैल्यू है वो न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट ही आपके लिए डिसाइड कर रहा होता है। क्या 100 रुपीज की वैल्यू हम सब के लिए एक ही होगी? नो। 100 रुपीज की वैल्यू क्या हम सब के लिए एक रहेगी? नो। हम सब के लिए 100 रुपीज की जो वैल्यू है वो हम सब के लिए अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हमारे न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट अलग अलग है। आप देखेंगे कि आपके बचपन में जो 10 रुपए की वैल्यू थी शायद आज वो वैल्यू आपके लिए 10 रुपए की नहीं है। तो न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट जैसे जैसे चेंज होता है अकॉर्डिंगली पैसे की रिलेटिव वैल्यू भी हमारे लिए चेंज हो जाती है, और यही आपका ब्लूप्रिंट है जो आपकी लाइफ में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। एंड व्हाट इज मनी फ्लो? मनी फ्लो का मतलब रिसीविंग विथ ईज, कीपिंग विथ ईज एंड गिविंग विथ ईज। समझ रहे हैं? रिसीविंग विथ ईज, कीपिंग विथ ईज एंड गिविंग विथ ईज। लेकिन हमारे तीनों ही लेवल पे ब्लॉकेज होते हैं। कुछ लोगों के साथ रिसीविंग में ब्लॉकेज है, they feel uncomfortable when they talk about money, when they feel uncomfortable about charging prices for their money। उनके अंदर एक डिस्कंफर्ट की फीलिंग है पैसे को रिसीव करते समय। कोई फेवर मांगने में, कोई अपना प्रमोशन की बात करने में, कोई रेस करने में, when it comes to receiving money or wealth, they somehow feel shy, या तो शाय है या फिर एक डिस्कंफर्ट, एक अनईजीनेस है। Let me know in the chat box if you have experienced this thing. Yes? कितने लोग रिसीविंग में ब्लॉकेज महसूस करते हैं? यस 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 यस, काफी लोग हैं जो रिसीविंग में। कुछ लोग कीपिंग में ब्लॉकेज महसूस करते हैं। कीपिंग के ब्लॉकेज कैसे होते हैं? कीपिंग के ब्लॉकेज क्या है कि आप डर में जीते हैं, मेरा जितना भी बिजनेस है, पैसा है, वो चला गया तो, कहीं चोरी हो गया तो, कहीं नुकसान हो गया तो, या तो ये डर रहता है या फिर खर्चा ही नहीं होता। हाँ, उस पैसे को बस बचा के रखना चाहते हैं। मनी लव्स फ्रीडम, मगर हम उसे सफोकेट कर देते हैं। इतना उसको सफोकेट करने की कोशिश करते हैं कि फिर वो टिकती नहीं है। एंड थर्ड लेवल गिविंग, लोगों का गिविंग में भी है। कई लोग पता है जब भी गिविंग करते हैं उनकी स्टेट क्या रहती है? कंप्लेन और गिल्ट और रिग्रेट, ये 3 स्टेट में रहते हैं वो। जब भी पैसा खर्च करते हैं कंप्लेन, गिल्ट और रिग्रेट। पेट्रोल भराया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। सब्जी खरीदी, अरे सब्जी कितनी महंगी हो गई है। और कोई सामान लाए, अरे इतने बड़े बड़े ब्रांड वाले इतना पैसा ठग रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। बिजली का बिल ज्यादा आ गया, अरे बहुत पैसा चला गया। Whenever they give money, they somehow making complaint. This blocks your flow. Second, guilt. कई लोग शॉपिंग करने गए, ज्यादा खरीद के आ गए, अब घर ला करके गिल्टी महसूस हो रहे हैं। अरे यार आज फिर क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़वा दिया, इस महीने फिर जितना कमाई नहीं थी उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, लोन लेके खर्चा कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता हूं अपने आप को। गिल्टी महसूस करते हैं, रिग्रेट महसूस करते हैं। They feel guilty, they feel regret, and many times they complain. Getting it? Let me know in the chat box जिनको ये पैटर्न उनके हैं, मनी पैटर्न्स अगर ये महसूस किए हैं तो। कंप्लेन, गिल्ट और रिग्रेट के पैटर्न। कंप्लेन, गिल्ट और रिग्रेट के पैटर्न कितने लोगों ने महसूस किए हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये बहुत लोग महसूस करते हैं। तो आज एक सिंपल टेक्निक यूज करें अपने पैसे के साथ। Whenever you give,
आप इस माइंडसेट से दें दैट यू आर एप्रिशिएटिंग द पर्सन। मनी इज ऑलवेज फॉर एप्रिसिएशन। मनी क्या है? एक तरीके का एप्रिसिएशन है, हमेशा ध्यान रखें। तो यानी कि अगर आप सब्जी वाले को जब भी पैसा दे रहे हैं, आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं कि वो इतनी मेहनत करके कहीं से भी सब्जियां लाया है, ला करके रखा है और आपकी लाइफ को उसने कन्वीनियंट किया है, तो यू आर रिवॉर्डिंग दैट पर्सन फॉर हिज एक्शन। सो वेन एवर यू आर गिविंग मनी, यू इमेजिन दैट यू आर रिवॉर्डिंग द पर्सन लाइक अ किंग। जैसे पहले के राजा नहीं होते थे, अशरफियां देते थे, कोई अच्छा काम करता था तो। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके बांटने लगे अपना पैसा, ये भी नहीं करना है। इसकी भावनाओं को समझे, कॉन्टेक्स्ट समझे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब भी खर्च कर रहे हैं, फील यू आर रिवॉर्डिंग द पर्सन, आप उस इंसान को रिवॉर्ड कर रहे हैं। आपने कभी भी देखा होगा, जब भी आप टिप देते हैं, आपको एक अच्छी अमीर फीलिंग आती है। व्हेनेवर यू गिव, यू फील रिच। टिप में स्पेशली। तो आप हमेशा यही दिमाग में रखें कि जब भी आप चाहे पेट्रोल भराते समय पेट्रोल को दे रहे हैं, यू आर रिवॉर्डिंग द पर्सन कि तुमने मेरा फ्यूल भरा है एंड इसकी वजह से मैं अब अच्छे से ट्रेवल करूंगा, टेक योर रिवॉर्ड। एंड योर अनकॉन्शियस विल प्रोग्राम इटसेल्फ दैट यू आर लिविंग इन अबंडेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इफ कंप्लेन इज द एक्शन, अगर न्यूटन के नियम को साइकोलॉजी की दुनिया में आप लगाएंगे, इफ कंप्लेन इज द एक्शन, स्कैरसिटी इज द रिएक्शन। इफ कंप्लेन इज द एक्शन, स्कैरसिटी इज द रिएक्शन। यानी कि कंप्लेन अगर एक्शन है तो अभाव उस चीज का आपके जीवन में आएगा। दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ द यूनिवर्स। एंड इफ एप्रिसिएशन इज द एक्शन, रिसीविंग विल बी द रिएक्शन। If gratitude is the action, receiving is the reaction. हमेशा ध्यान रखिएगा। This is the Newton law, third law in world of psychology. Clear? तो आप देखें, आपका जो ब्लूप्रिंट है, इसमें कई रिसर्च हुए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। गैलप्स करके जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक सर्वे करती है, सबसे बड़ी साइंटिफिक सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ये सर्वे किया कि कौन बनेगा करोड़पति जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, हु विल बी द मिलियनेयर और लॉटरी विनर्स जो होते हैं, ये लोग 5 साल बाद क्या कर रहे होते हैं। तो इन्होंने ये पाया कि ये सभी लोग 5 साल बाद 80% लोग वही कर रहे होते हैं जो करोड़पति बनने से पहले कर रहे थे। शायद अब आपको इसका रीजन समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मनी ब्लूप्रिंट तो चेंज नहीं किया गया। मनी ब्लूप्रिंट में वो अभी भी पुअर हैं, लेकिन रियलिटी में एक्सीडेंटली उनके पास में पैसा आ गया। तो आप पता है क्या करेंगे? वो आपका ब्लूप्रिंट सबसे पहले आपके इंटरनल डायलॉग को कंट्रोल करता है। हमेशा ध्यान रखें, आपके क्रिटिक को एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या कहानी सुनानी है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली जानता है। उसे पता है कि क्या कहानी सुनाऊंगा तो ये मानने वाला है। तो इट विल टेल यू द एग्जैक्ट स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू बिलीव। तो अब क्या हुआ देखिए, बाहर के एग्जाम्पल छोड़ दें, आप इंडिया में सुशील कुमार जो पंचकोटी में 5 करोड़ जीता था, आप उसका एग्जाम्पल ले लें। आज वो वापस अपने गांव में पढ़ा रहा है और उसकी जिंदगी कैसे रही। करोड़पति बनते ही वो मुंबई शिफ्ट हुआ, पिक्चरों में डाला, गैम्बलिंग करने लगा, ड्रग्स लेने लगा, थोड़ा सा गर्ल्स में आ गया, बीवी को छोड़ दिया और बाइपोलर डिप्रेशन का शिकार हो गया। फिर सब कुछ छोड़ के वापस गांव में गया, अभी वापस नॉर्मल। आप ध्यान दें, आपका ब्लूप्रिंट कैसे कंट्रोल करता है। आप कहेंगे कि सर ब्लूप्रिंट से बाहर की सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है, ये कैसे होगा? इसके पाथ को समझें। आपका ब्लूप्रिंट सबसे पहले आपके इंटरनल डायलॉग, आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है। इट टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट। आप जैसे ही 5 करोड़ या 10 करोड़ आएगा, सडनली आपके थॉट चेंज हो जाएंगे। सडनली आप सोचेंगे मुझे ये भी खरीद लेना चाहिए, मुझे ये भी खरीद लेना चाहिए, अब तो मैं ये भी कर सकता हूं, अब तो मुझे वो भी कर लेना चाहिए। सडनली थॉट विल शिफ्ट। आपका ब्लूप्रिंट सबसे पहले आपकी थॉट्स को, थॉट्स के बाद पता है क्या करेगा? इमोशन को कंट्रोल करेगा। इमोशन से आपके फीलिंग को कंट्रोल करेगा। फीलिंग से आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, एक्शन को कंट्रोल करेगा, आपके डिसीजन को कंट्रोल करेगा, आपके एक्शन को कंट्रोल करेगा और आपके रिजल्ट को कंट्रोल करेगा। सो जो पूरा चेन है, वो चेन देखिए कैसा है। थॉट, इमोशन, फीलिंग, बिहेवियर, हैबिट, डिसीजन, एक्शन, रिजल्ट। फिर बोलता हूं, लिखा हुआ नहीं है तो ध्यान से कर लें। थॉट,
इमोशन, फीलिंग, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली, आप इसको लिख लीजिएगा। थॉट, इमोशन, फीलिंग, बिहेवियर, हैबिट, डिसीजन, एक्शन, रिजल्ट। दिस इज हाउ, so it will change your thought, then it will change your emotion about the situation, it will change your feelings, फिर नई बिहेवियर आएंगे आपके अंदर, शराब पीना, ड्रग लेना, गैम्बलिंग करना, पिक्चरों में इन्वेस्ट करना, जानकारी हुए बिना। क्लियर? और वो कब आपको वापस वहां पे ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मगर खुशी की बात पता क्या है, सिर्फ ये नेगेटिव चीज में ही सच नहीं है, ये पॉजिटिव चीज में भी सच है। अगर आपका न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट मिलियंस में है, आप अगर अंदर रिच हैं, तो अगर आप बैंकरप्ट भी हो गए ना तो वापस आप खड़े हो जाएंगे। और यही कारण है कि इलोन मस्क जो पेपाल बेची थी $100 मिलियन में, उसके बाद में जब स्पेसएक्स और टेस्ला खोली तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लेकिन आज फिर से टॉप 3 सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी छोड़ी, डाउन हो गया, नई कंपनी फिर क्रिएट कर दी। अमिताभ बच्चन फिर खड़ा हो गया, बैंकरप्ट हो चुका था, फिर से खड़ा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है, फिर से खड़ा हो जाता है। समझे आप? सो दिस इज हाउ योर ब्लूप्रिंट कंट्रोल्स यू। और अब फटाफट से 5 मिनट बचे हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। और लास्ट टॉपिक बता दूं शॉर्ट में आपको, और फिर वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर सेशंस। अभी आपको मैं एक ग्रुप भेजूंगा, उस ग्रुप में आपको आना है ताकि कल का लिंक आपको मिले उसके लिए। देखिए, इस लास्ट टॉपिक को समझ लें कि आपके अंदर सक्सेस और फेलियर सर्किट क्या होता है, कैसे आपके न्यूरॉन्स में काम करता है। सबसे पहले आती है आपको अपने गोल की अवेयरनेस। यू बिकम अवेयर अबाउट योर गोल। तो अवेयरनेस आई कि ये गोल मुझे पाना है, ये गाड़ी, ये बंगला, या फिर ये हेल्थ, जो भी है, ये आपको अवेयरनेस आई। आपने पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचा कि यू आर अचीविंग द टारगेट, और आपका गोल अगर अचीव हो गया तो कैसा फीलिंग आएगा। यू आर थिंकिंग अबाउट द आउटकम, क्या है जो आपने गोल अचीव करने के बाद पाया। आउटकम जब आप सोचते हैं तो आपकी लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होती है। लेफ्ट कौन सा? आपके ये ब्रेन में डायरेक्ट फोरहेड जो है, यहाँ पे फोरहेड में ये आपकी लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स है और ये आपकी राइट है। बिल्कुल फोरहेड के पीछे आपके ब्रेन के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट पता है क्या क्रिएट करता है? जब भी आप अपने पॉजिटिव आउटकम सोचते हैं तो ये लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट होता है, आपके ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में एक्टिवेशन होता है, लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स में। इसको बोलते हैं लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंट में जस्ट फोरहेड के पीछे ही होती है। ये क्या करती है? ये आपके मोटिवेशन सर्किट्स को ऑन करती है, जो मैंने कहा था ना, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करती है। ये लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स क्रिएट करती है। यहां से आप क्या महसूस करते हैं? एनर्जी, एक्साइटमेंट, जॉय, पैशन, कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट यू एक्सपीरियंस। गेटिंग इट? तो सक्सेस का सर्किट क्या है? अवेयरनेस, गोल, आउटकम, लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड मोटिवेशन सर्किट। हाउ यू आइडेंटिफाई कि आपका सक्सेस सर्किट ऑन है या फेलियर? Identify, are you feeling energy, excitement, joy, passion, confidence? If you are feeling this, it means your motivation circuit is on. But ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है? अवेयरनेस, गोल सोचा, गोल सोचते ही सोचने लगते हैं कि होगा कि नहीं होगा, मैं फेल हो गया तो मैं ना कर पाऊंगा, मेरे पास तो टैलेंट नहीं, स्किल नहीं। नेगेटिव टॉक हुई। जैसे आप नेगेटिव टॉक करते हैं, राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाती है। राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं आर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे ही एक्टिवेट होती है, इसका काम पता है क्या होता है? इसका काम ये है, आपकी मेमोरी में से, आपके मेटा कॉन्शियस में से ये सारे वो नेगेटिव एग्जांपल लेके आ जाएगी, आपके सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सामने लेकर के आ जाएगी। अच्छा, तुमने पहले भी ये ट्राई किया था, तुमने ये बिजनेस में तुम गए थे, तुमने ये रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करी थी, तुम इस जॉब में गए थे, तुम्हारे इतना खर्चा हुआ था। वो सारे पास्ट के फेलियर ला करके सामने रख देगा और आपके फियर सर्किट को ऑन करेगा। और फियर सर्किट में क्या होता है? आप सडनली सेल्फ डाउट फील करेंगे, इनसिक्योरिटी फील करेंगे, लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप ब्लेम करने लगेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगेंगे और कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो कैसे पता लगे कि आपका फियर सर्किट ऑन है या सक्सेस सर्किट ऑन है? सक्सेस सर्किट में आप ये टेक्निकलिटी नहीं भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज से आप एक्सपीरियंस करना चालू करें।
इस थ्योरी में ये आपकी प्रैक्टिकल टेक्निक भी है। आप ऑब्जर्व करें, आप अपने गोल्स के बारे में क्या एनर्जी महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, जॉय, पैशन और कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। जैसे अभी मेरा ये पैशन है, टीचिंग इज माय पैशन, और सितंबर तक हर दिन मेरा बुक्ड है आज की डेट के अंदर, एंड एवरी डे आई एम स्पीकिंग फॉर मिनिमम 8 आवर्स टिल 28 सितंबर, एंड आई एम डूइंग इट सिंस जनवरी। मैं जनवरी से कंटिन्यूसली ये करता आ रहा हूं, बट आई डोंट फील टायर्ड, आई जस्ट लव इट because I am very passionate about it. Every day when I wake up, I feel the energy, I feel the excitement, I feel the joy, I feel that passion and confidence inside me. This is not the first meeting of today's, ये अभी जो चल रही है, ये मेरी तीसरी मीटिंग है आज की, but nobody can sense it. शायद आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन मैं बोलते बोलते ना थकने वाला, because I feel that passion for my work. यही फियर सर्किट ऑन होगा आपका, राइट फ्रंटल होगी तो सेल्फ डाउट, लो एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, नहीं मैं कर तो लूं लेकिन ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ब्लेमिंग में चलेंगे, कंफ्यूजन सा रहेगा, इस स्थिति में आप रह जाएंगे। सो दोस्तों, ये रहा फियर सर्किट। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई। क्लियर है सभी को? ये रहे आज के टॉपिक। अब कल के जरा बता दूं, और अभी आज अगर आपको मजा आया है तो कल देखिए मैं क्या बात करूंगा। कल हमारी बात होने वाली है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, क्या है जो इंसान को मोटिवेट करता है। 6 नीड्स के बारे में मैं बात करूंगा। सिर्फ 6 ही चीजें हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं, वो क्या है कल हम बात करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, आपकी कौन सी पर्सनालिटी टाइप है, उस पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस क्या है, स्टेट, ग्रेटिट्यूड इज स्टेट, एंजाइटी स्टेट, डिजीज स्टेट, डिप्रेशन स्टेट। अपनी स्टेट को कैसे मैनेज करें, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आज मैंने दिया था, लेकिन कल हम डिटेल में बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर स्टेट। कल मैं आपकी पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी, हर्ट या कोई एक्सपीरियंस है, उस नेगेटिव इमोशंस को हम डिलीट भी करेंगे, मैं प्रैक्टिकली डिलीट करूंगा। कल 1-2 प्रैक्टिकल्स और होंगे। तो कल आपकी कोई भी हर्ट या कोई भी पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट या एक्सपीरियंस है, उसको मैं प्रैक्टिकली आपकी आंखों के सामने डिलीट करके दिखाऊंगा, वो मेमोरीज कंप्लीटली डिसएम्पावर हो जाएंगी। यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईलाई लागेको फिडब्याकहरू राखिदिनु होला। प्लिज सब्सक्राइब द भिडियो, पेज लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोको लागि तपाईले बटममा गएर टिप्दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।